हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके जीएस सीरीज जो आपकी चल रही थी एसएससी सीजीएल के लिए, उसका आज सेट नंबर 8वां है। इससे पहले हमने 7 टेस्ट अपलोड किए थे और सभी क्वेश्चंस के हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। जो ऑप्शन होंगे उन पर भी एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, सभी जगहों पर काम आएगा। वनडे एग्जाम, जितने भी प्रकार के आप डिफेंस के एग्जाम दे रहे हो, एनडीए, सीडीएस या एफ कैट, वाई ग्रुप, तो चलिए सब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और हर चीज पे हम डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने भी पुराने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जीके बाय ब्रजेश यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में, या आप डायरेक्ट जीके बाय ब्रजेश सर आप सर्च करिएगा, मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड द इंपीरियल कैपिटल ऑफ आगरा टू दिल्ली। तो आगरा से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित किया था? तो यहाँ पर शाहजहां ने किया था, जैसा कि ऑप्शन में दिख रहा। तो शाहजहां डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल आगरा टू दिल्ली 1638। तो पहली बात कहां से क्या किया? आगरा से दिल्ली किया। कब किया? 1638 में। किसने किया? शाहजहां ने किया। ही कमीशन द कंस्ट्रक्ट अ न्यू वेल्ड सिटी नेम द शाहजहानाबाद, प्रेजेंट डे ओल्ड दिल्ली, जिसे हम पुरानी दिल्ली कहते हैं, उसको हम शाहजहानाबाद के नाम से भी जानते थे। विच इंक्लूड द आइकॉनिक रेड फोर्ट, जिसे हम लाल किला कहते हैं, जामा मस्जिद कहते हैं। एंड दिस शिफ्ट वाज कंप्लीटेड इन 1648, यानी 10 साल पूरे लग गए थे। तो एक क्वेश्चन से आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन समझी। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। अगला है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो आप ऑप्शन देख के बताएं। तो चलिए देखिए, ऋग्वेद है, सामवेद है, उपनिषद है, भागवत भगवत गीता। देखिए, चार वेद हम लोग के पास है, ऋग्वेद, सामवेद, फिर आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद, और लास्ट में आपका आ जाएगा अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये चार वेद है, ठीक है। शुरुआत के तीन को हम वेद त्रयी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन होगा ऋग्वेद के 10वें मंडल, सॉरी मंडल तीसरे में 10वां उसका अध्याय होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र इज हाईली रिवर्ड मंत्र ऑफ ऋग्वेदा। तीसरे मंडल में और 10वें सूक्त में लिखा है, इट इज डेडिकेटेड टू सावित्री, तो सोलर डाइटी, यानी सूर्य भगवान को, सौर देवता को ये समर्पित है। ये पॉइंट आपको याद रखना। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस में आप जब इतनी जानकारी प्राप्त करोगे तो वो आपके एग्जाम में काफी यूजफुल होने वाला है। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हड़प की नीति किसने पेश किया, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पर हम दो तीन चीजें और बता देंगे आपको। देखिए, डलहौजी लाया था। अच्छा, वेलेजली क्या लाया था? सब्सिडरी अलायंस, जिसको हम सहायक संधि कहते हैं, सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। द गवर्नर जनरल 1848 टू 1856 implemented the doctrine of lapse, हड़प की नीति, under the policy any princely state under the direct or indirect control of East India Company where a rule did not legal male heir would automatically be annexed by the British। अब देखिए, ऐसा था कि हड़प की नीति था कि अगर किसी का बायोलॉजिकल या उनका खुद का पुत्र नहीं है तो वो अगला किंग नहीं बनेगा। अगर एडॉप्टेड किंग होगा तो सीधे ब्रिटिश लोगों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को वो क्षेत्र चला जाता था। इस तरह 1748 में झांसी, सॉरी 1848 में झांसी, 1853 नागपुर, 1854 में ये कर लिया गया था, ठीक है। तो बाद में चलकर अवध भी किया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और आपको बता दें, जैसे एलन बरो क्या लेकर आया था? एलन बरो, एलन बरो ने दास प्रथा खत्म करी थी, दास प्रथा खत्म करी थी, ठीक है, स्लेव्स। इसके बाद विलियम बेंटिक की बात कर लेते हैं। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा खत्म करी थी। क्या खत्म करी थी? सती प्रथा खत्म करी थी। तो इतनी सारी चीजें पता चली। सब्सिडरी अलायंस, वेलेजली, डलहौजी, लैब्स की नीति, कैनिंग, ये उस समय था 1858 के समय, क्रांति के समय था 1858 में। और विलियम बेंटिक ने सती प्रथा करी। एलन बरो ने दास प्रथा खत्म करी। और उसके बाद आपका जो डलहौजी है, ये रेलवे भी वगैरह लेके आया था, है ना, रेलवे वगैरह। फिर कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस का क्या काम प्रसिद्ध है? तो कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के लिए। क्लियर? स्थायी बंदोबस्त के लिए कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड, या मतलब इन्होंने ही किया था, कॉर्नवालिस ने, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी। तो गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन पुणे महाराष्ट्र। कहाँ किया? पुणे महाराष्ट्र में। कब किया? 1905 में। ये 1905 का वही समय है जब बंगाल डिवीजन हुआ था और उस समय करजन उसमें था, उस समय वायसराय था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी वॉज ट्रेन इंडियन टू डिवोट देयर लिव्स
टू द कॉजेज ऑफ द कंट्री एंड प्रमोट सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये समाज और मानव विकास पर इन्होंने ध्यान दिया कि भाई हमें अपने देश को आगे ले चलना है। तो ये क्या कहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने इस तरीके की बात करी है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा पॉलिटी के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर पूछा है कि भाई भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल की बात होती है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये भैया देखो 10वीं अनुसूची में बहुत फेमस है, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। तो अगर कोई भी दल के लोग दूसरे दल में चले जाते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ होगा, उनकी सदस्यता क्या होगी, रद्द हो जाएगी। लेकिन मुद्दा यहां आता है कि क्या सबके ऊपर लागू नहीं, अगर 2/3 एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं सॉरी, तो फिर वो उनपे एंटी डिफेक्शन नहीं लागू होगा। जैसे कि आपने देखा अभी बंगाल के कुछ विधायक या सांसद जा सकते हैं बीजेपी की तरफ। आपने सयोनी घोष का नाम सुना होगा, तो इन्होंने भी बहुत सारे कमेंट दिए थे कि नहीं हम बीजेपी में नहीं जाएंगे या क्या है वो, चलिए उनकी पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, बट केस समझना है तो यहां पर ऐसा होगा। ठीक है, तो आगे चलकर इस पर और भी जो अपडेट होंगे हम आपको तमाम वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में डीपीएसपी का विचार किस देश से लिया गया। भैया देखो पॉलिटी, कंप्लीट पॉलिटी रिवीजन मैंने करा रखा है, आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल से देखें वहां पर आपको पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है जिससे कि आप वहां पर देख सकते हो। तो डीपीएसपी लिया गया था आयरलैंड से। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में 36 से 51 तक दिया हुआ है, यहां पर क्लियर है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं जिससे कि हमारा थोड़ा गला रुक जाए, खांसी आ रही काफी देर से। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर है डीपीएसपी कहाँ है, पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। और ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 से उसका लिया गया है। ये नॉन जस्टिबल यानी इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट होता तो आप चले जाते, पर इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। रही बात फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A आर्टिकल 51A में दिए हैं। कितने, आर्टिकल 51A में स्वर्ण सिंह की समिति पर फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे। इससे पहले भाई जितने वीडियो कराया आप देखो, बहुत डिटेल में हमने बता रखा है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, तो सीधी सी बात है राष्ट्रपति करेंगे। अब देखिए आर्टिकल 148 है कैग का, द कैग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वारंट अंडर द हैंड एंड सील, मतलब उनका मुहर लगा हुआ पत्र जो प्राप्त होता है उनको, आर्टिकल 148 में दिया है। और ये हेड करते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। और ये 6 साल का उनका कार्यकाल होता है या 65 साल तक, जो भी पहले हो, वे विच एवर इज अर्लियर का मतलब है या तो उनके 6 साल पूरे हो जाए या 65 साल पूरे हो जाए। मान लीजिए कोई 55 ईयर में होगा तो 55 का मतलब हो गया 6 साल से 61, तो 61 में रिटायर हो जाएंगे। या फिर मान लीजिए कोई 62 ईयर में अपॉइंट हुआ तो अब अगले 6 साल काम नहीं करेगा, जैसे ही 65 ईयर पूरा होंगे वो हट जाएगा। ये होता है इन दोनों में से कोई एक पूरा होने का मतलब। राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए, तो भैया 35 चाहिए। 30 किसके लिए चाहिए, राज्यसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। 25 किसके लिए चाहिए, 25 चाहिए आपके लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और लोकसभा के लिए, है ना। राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 30 चाहिए। 21 किसके लिए चाहिए, 21 चाहिए, 21 वर्ष चाहिए ग्राम प्रधान के लिए। क्या, ग्राम प्रधान। तो ये भैया जितनी भी अपडेट हैं आप इसको अच्छे से देखते चलें। इस पर मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं, आप लगातार जब देखोगे तो चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर 1-2 दिन का गैप हुआ कुछ कारणों से, अब लगातार आपको क्लास में मिलती रहेगी, ये क्लासेस मिलती रहेंगी। तो तमाम और भी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे आपसे। अगला है कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती है। तो देखो नर्मदा और कृष्णा दोनों ही बहती हैं रिफ्ट वैली में। ठीक है, नर्मदा, सॉरी नर्मदा और तापी, नॉट कृष्णा, तापी नदी। यहां पर कृष्णा मैंने गलत बोल दिया, नर्मदा और तापी नदी। एक होता है रैंप वैली, रैंप वैली में कौन सी बहती है, ब्रह्मपुत्र में बहती, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। रैंप घाटी, ठीक। रिफ्ट वैली में कौन सी बहती है, नर्मदा और तापी नदी। फिर गंगा इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट है। गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया
या साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट है? गोदावरी को हम ओल्ड गंगा के नाम से भी जानते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो जितनी बातें यहाँ पर आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं वो अच्छे से पढ़ते चलिए। क्लियर? और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके बाय ब्रजेश सर डाउनलोड कर लीजिए। पाक जल संधि किन देशों को अलग करता है? तो देखो भैया, ये अपना प्यारा भारत ऐसे करके है, यहाँ पर है श्रीलंका, ठीक है, जिसके नाम में ही लंका हो, ठीक, समझ गए होगे। इधर गल्फ ऑफ मन्नार है, ये है पाक स्टेट। क्या है? पाक स्टेट। तो पाक स्टेट गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को जोड़ती है और इंडिया और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है। तो यहाँ क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी, श्रीलंका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर है, वायुमंडल की किस परत को ओजोन परत होती है जो यूवी रेस से बचाती है? ठीक है भाई। तो देखो ये स्ट्रेटोस्फेयर, ये मैंने इससे पहले वाले जो पीडीएफ होगी या जो क्लास ली थी उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था। देखो भाई, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, आइनो और एक्सो। स्ट्रेटो देखो 0, 18, 50, 80 और 640 से लेकर फिर 1000 किलोमीटर, हर एक लेयर की हमने वो भी बता दी। ठीक। अभी तिरछी क्यों खींची है? क्योंकि पोल पर इसकी हाइट 6 से 8 किलोमीटर की होती है, पोल रीजन है। तो पहले में मौसमी घटनाएं होती हैं, दूसरे में ओजोन पाई जाती है, तीसरी सबसे ठंडी लेयर है, इतना टेम्परेचर हो जाता है और उल्का पिंड जलते हैं, मेटेओर्स। आयनोस्फीयर में आयंस पाए जाते हैं और इसी को हम थर्मोस्फीयर कहते हैं। तो मीजोस्फीयर सबसे ठंडी परत है, थर्मोस्फेयर सबसे गर्म परत है। बस इतनी बेसिक चीजें याद रखो भैया। ये देखो सब लिखा हुआ है, आपको पढ़ लो। मैंने पुरानी उसमें भी अपडेट करी हैं चीजें पूर्व वीडियोस में। तो आप लगातार अगर वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। कह रहे हैं, व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर? सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, मान लो ये डेंसर है और ये रेयर है, अगर लाइट यहां से गई और ये नॉर्मल है तो ये बेंट होगी इसकी तरफ और ये इसकी तरफ बेंट होगी, फिर बाद में निकलेगी। तो देखिए ये जैसे गई है पैरेलल, बाद में ये फिर इसी रास्ते पे आ जाएगी, तो ये फिर रेयर मीडियम हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर? स्कैटरिंग मतलब फैलाव हो जाता है, रिफ्लेक्शन मतलब उसी मीडियम में वापस हो जाना, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। सिरोसिस रोग मानव शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है सिरोसिस में? तो सिरोसिस में होता है भैया लीवर होता है। सिरोसिस इज अ लेट स्टेज स्केरिंग फाइब्रोसिस भी कहते हैं इसको, लीवर कॉज्ड बाय द लॉन्ग टर्म लीवर डिजीज, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन। तो ये सब इसमें समस्याएं मिलती हैं। तो यहाँ पर लीवर की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, यहां पर पूछा है विद्युत धारा का एसआई मीटर क्या होता है? तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर। क्लियर? वॉट किसका होता है? मुझे याद है पावर का होता है। ठीक। ओम किसका होता है? ओम रेजिस्टेंस का होता है, प्रतिरोध जिसको कहते हैं, रेजिस्टेंस। वोल्ट किसका हो जाएगा भाई? वोल्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, या फिर कह सकते हो वोल्टेज का, वोल्ट। तो भैया देखो चार चीजें रट गई, अच्छे से तैयार कर लो। मैं ऐसे ही चीजें आपको बताता रहूंगा, अगर आप इसको नहीं कर रहे हो तो फिर भाई आपके लिए दिक्कत है ना? क्योंकि अभी देखिए सीजल का पेपर होगा, आप रेलवे का पेपर देखोगे, आता ऐसे ही है, बस वो होता है कि एग्जाम अलग अलग है, उनमें से कुछ नहीं परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, हम इतनी प्रैक्टिस आपको करवा देंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि लगातार वीडियो है। बस कुछ ही कारणों से मैं थोड़ा बाहर था, जिस वजह से आपकी 2 दिन इधर क्लास नहीं आई है, बट अब रेगुलर मिलने वाली है। तो ध्वनि तरंगों में किस में नहीं करेंगी? वॉक्यूम में नहीं करेंगी। देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो स्पीड सबसे ज्यादा कहां होगी साउंड की? स्पीड सॉलिड में ज्यादा होगी, उससे कम लिक्विड्स, गैस में सबसे कम होते हैं। साउंड वेव यार मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्यों? ट्रू फ्लो मोशन चलती, कंप्रेस, रेयर, फिर कंप्रेस, फिर रेयर, फिर कंप्रेस, फिर रेयर, ऐसे करके चलती हैं। दैट इज ट्रू एंड फ्लो मोशन। संपीड़न यानी कंप्रेस, फिर रेयर, फिर कंप्रेस, फिर रेयर, कंप्रेस, ऐसे चलती हैं, ये मतलब हुआ। क्लियर? और लाइट वेव कैसी होती है ये? लाइट वेव होती है ट्रांसवर्स इन नेचर। कैसी? ट्रांसवर्स इन नेचर। क्लियर? चलिए भाई आगे चलते हैं। कह रहे हैं हाल ही में, सॉरी, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो एथिलीन, यानी जो कच्चे फल होते हैं उन्हें हमें जल्दी से पकाना होता है, उसमें एथिलीन इंपॉर्टेंट होता है। एथिलीन इज अ नेचुरल प्लांट हार्मोन दैट ट्रिगर द राइपनिंग प्रोसेस। राइपनिंग मतलब फसल का पकना। इन कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज यानी जो वाणिज्यिक हैं चीजें, औद्योगिक में, उसमें क्या होता है, इनको प्रॉफिट लेना होता है तो जल्दी जल्दी मटेरियल को बेचते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज प्रयोग करते हैं और एसिटिलीन गैस वगैरह इसमें प्रोड्यूस होती है, जो रिएक्ट करके बाद में क्या बना लेती है? एथिलीन गैस बना लेती है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन।
डिस्कस कर लेते हैं। करें, जब लोग गतिशील होते हैं तो कई नौकरियों की तलाश करते हैं, नौकरियों को बदल रहे होते हैं तो किस प्रकार की बेरोजगारी, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में ये फ्रिक्शनल होती है, घर्षण उसमें बोलते हैं। क्लियर। और हमने लास्ट में प्रश्न समझाया था, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कृषि क्षेत्र में मिलता है। कृषि क्षेत्र में मिलता है मतलब यानी कि अगर एक खेत में 5 लोग लगे हैं, एक ही परिवार के लोग, अगर इसमें से 2 लोग निकल के कहीं और काम करने लगे तो भी इनकी उत्पादकता पे कोई जोर नहीं पड़ेगा। ठीक। और वही बात यहां पर आ रही है। तो ये फिलहाल अभी के लिए इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। डिस्गाइज हमने कर दिया। मौसम में क्या भैया, देखो धान की खेती आ रही है, अभी धान लगेगा तो लोगों के पास कम होगा, बीच में फिर कुछ कम हो जाएगा, फिर धान की कटाई, गेहूं की बुवाई, फिर ज्यादा काम, फिर कम हो गया, तो वो होता है इसमें। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है भैया, 2012 है यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर डी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मैं इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ बहुत जल्द, तो थोड़ा वेट करें। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाते हैं भैया, फेस्टिवल, फेयर, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो ये आता है नागालैंड में। क्लियर, कहाँ है, नागालैंड। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे राउफ महोत्सव कहाँ है, तो राउफ महोत्सव आपका जम्मू कश्मीर का मिल जाएगा, है ना। इस तरह से बहुत सारे। यक्षगान कहाँ का है, यक्षगान, यक्षगान कर्नाटक का है ना। छऊ नृत्य कहाँ का है, छऊ ऐसे लिखेंगे। तो छऊ को कहीं कहीं क्लासिकल भी माना जाता है, पर क्लासिकल आर्ट है। ठीक, मैंने समझाया है तीसरे या चौथे सेट में, आप जाकर पुराने वीडियो देखिए। तो छऊ नृत्य उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उन जगहों पर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक। थोड़ा स्पीड से क्लास लिया हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ काम भी था, मैंने सोचा आपको बस पूरा हो जाए आपको, ताकि जो गैप हुआ है बहुत दिनों से वो ना होने पाए। विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव किस मुद्रा पर अंकित है भैया, नोट वाला हमारा एक शॉर्ट वीडियो पड़ा है, किस नोट पर कौन सा चित्र है वो हमने बता रखा है, आप जाकर हमारा शॉर्ट वीडियो देख लीजिए इसी पर, यूट्यूब चैनल पर। क्लियर। तो ये लगा है 100 की नोट पर, बाकी कमेंट करके बताओ भैया, 50, 200, 500 और क्या, 2000, हजार का ही नहीं है, तब क्या बताओगे। 2000 पे मंगलयान का था, किसका था, मंगलयान का था। बाकी आप खोज के बताओ कहाँ क्या लगा है, कहाँ सांची का स्तूप है, कहाँ क्या है, आप कमेंट करके बताइए। तो ये ओवरऑल आपके सामने क्वेश्चन थे। और भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जीके भाई ब्रजेश सर, जीके भाई ब्रजेश सर, आप इसको सर्च करिएगा, डायरेक्ट मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, उससे कर लीजिएगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, जीके भाई ब्रजेश आप सर्च करेंगे, जिस पर अगर अभी देख रहे हैं तो इसी को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप जल्दी से नोटिफिकेशन में बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। तमाम करंट के वीडियो में लाऊंगा, आपको जीके जीएस की मिल ही रही है क्लास, ज्योग्राफी की मिल रही है, पॉलिटी की मिल रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको लगातार कई चीजों का रिवीजन हो, बाकी और सब्जेक्ट पे भी ध्यान दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ। भाई जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज डू सब्सक्राइब, आपका कुछ पैसा नहीं लगना, बस सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें। मिलते हैं ऐसे ही चीजों के साथ। बाकी कंटेम्प्रेरी इशू को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, रिसेंट में कोई मुद्दा होगा आप कमेंट करिएगा, आई विल मेक अ वीडियो ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।